गुड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं एस के शर्मा। अपन ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। चार्ज की पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन पढ़ते हैं कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां पढ़ेंगे। मुख्यतः आवेश को उत्पन्न करने की अपने पास तीन विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। दूसरी अपने पास चालन या संपर्क विधि, कंडक्शन मेथड। तीसरी है पास प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। तीन विधियां हैं। अपन एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल करेंगे। अपन इसमें पहले पढ़ते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि को पढ़ने के लिए अपन को एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आएगा। तो घर्षण विधि को पढ़ेंगे अपन। इस विधि में जब दो अनावेशित या निरावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात वो वस्तु आवेशित हो जाती है। यही घर्षण विधि है। अपन ये कैसे कहे कि ये सही है, तो इसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेंगे। जब अपन स्केल या कंघे को अपने सिर के बालों में रगड़ते हैं तो ये दोनों आपस में आयनित हो जाती है, मतलब ये दोनों चालक हो जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। पहला तो अपन ने कंघे वाला ले लिया, या स्केल। दूसरा लेंगे अपन सिल्क के कपड़े को। सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ने पर, कांच की रोड से रगड़ने पर कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव आवेश। मतलब इस एग्जांपल को दोबारा समझेंगे। जब एक सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है, वह सिल्क के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब एक तीसरा एग्जांपल लेंगे। जब एबोनाइड की छड़ को, ये एबोनाइड को आबूनश बोलते हैं, जब एबोनाइड या आबूनश की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और आबूनश या एबोनाइड की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। एबोनाइड की छड़ पे क्या आ जाता है? धनात्मक ना आवेश। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल पे नेगेटिव और एबोनाइड की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये अपने एग्जाम्पल हुए। तो अपन घर्षण विधि को एक बार फिर से देखते हैं। घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। जब दो निरावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, यही अपनी घर्षण विधि कहलाती है। घर्षण विधि को समझने के लिए अपन तीन एग्जाम्पल लेते हैं। इसके कंघे या स्केल को अपने सिर के बालों में रगड़ने पर या आयनित हो जाते हैं, और सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है और सिल्क के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल अपने पास है आबूनश या एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल पर नेगेटिव आवेश आ जाता है और आबूनश या एबोनाइड की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह अपनी घर्षण विधि कंप्लीट। अब दूसरी अपन लेते हैं अपनी विधि है चालन विधि। चालन या संपर्क विधि। कंडक्शन मेथड। चालन विधि को पढ़ने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं।
जब एक आवेशित वस्तु के पास, जब कोई आवेशित वस्तु के पास किसी निरावेशित वस्तु को संपर्क कराया जाता है, ये क्या कराती है? संपर्क। जब किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु मतलब 10 कूलम चार्ज है, यहाँ 0 कूलम चार्ज है, मतलब निरावेशित वस्तु है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के साथ संपर्क कराया जाता है, तो संपर्क कराने के पश्चात जो इस पे चार्ज होगा वो आधा आधा डिवाइड होता है, मतलब निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाएगी, निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। अपन इसको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। इसका 10 कूलम चार्ज है, इसका 0 कूलम, तो संपर्क के पश्चात ये अलग अलग हो जाएंगे, ए और बी। इस पे जो चार्ज है उसका आधा चार्ज यहां चला जाएगा, 5 कूलम, 5 कूलम। फिर अपन चालन विधि को दोबारा से एक बार देखते हैं, कंडक्शन मेथड। जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, क्या संपर्क में किसी निरावेशित वस्तु को लाया जाता है, तो संपर्क के पश्चात वो अलग अलग हो जाती है, मतलब जो निरावेशित वस्तु है वो आवेशित हो जाती है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? जो आवेशित वस्तु का चार्ज है उसका आधा चार्ज निरावेशित वस्तु पे चला जाता है, अर्थात ये वस्तु आवेशित हो जाती है। ये अपना चालक विधि कंप्लीट हुई। इसके बाद अपने आती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड को पढ़ने के लिए अपन जब एक आवेशित वस्तु के पास, मतलब पास, समीप, जब किसी एक आवेशित वस्तु के समीप निरावेशित वस्तु को लाया जाता है तो उसपे प्रेरण के कारण धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। मतलब प्रेरण के कारण धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। देखते हैं, ये अपने पास ए है, ये बी है, इसको अपन समीप लेके जाते हैं। संपर्क नहीं कराना है, क्या? समीप। समीप लाने पर इस पे 10 कूलम चार्ज है, इस पे 0। समीप लाने पर, ये समीप लाने पर प्रेरण के कारण और इंडक्शन के कारण इस पे धनावेश और ऋणावेश के गुण आ जाते हैं। तो इसको अपन प्रेरण के कारण इस पे चार्ज उत्पन्न करना है निरावेशित वस्तु पे, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको भूसंपर्कित, मतलब भूसंपर्कित करेंगे। भूसंपर्कित करने पे पास इसका पॉजिटिव चार्ज अपने जमीन के अंदर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी वस्तु पे चला जाएगा, तो वो आवेशित हो जाएगी। समझ आया? प्रेरण विधि को दोबारा देखते हैं एक बार। जब किसी आवेशित वस्तु के समीप किसी निरावेशित वस्तु को लाया जाता है तो प्रेरण के कारण उसमें धनावेश और ऋणावेश के गुण आ जाते हैं, और इसको अपन ग्राउंडेड कर देंगे। ग्राउंडेड करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर चला जाएगा और वो धनावेश की वस्तु है उसका पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर गया और ऋणावेश चार्ज बी पे चल जाएगा, अतः वस्तु आवेशित हो जाएगी।
10 कूलम चार्ज है, ये निरावेशित वस्तु है, इस पे आधे पे देखो नेगेटिव चार्ज होगा, आधे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको अपन ग्राउंडेड करते हैं, भूसंपर्कित। ये भूसंपर्कित होने का पॉजिटिव चार्ज ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और ये आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। ए पे आ गया 10 कूलम, बी पे आ जाएगा -10 कूलम। समझ आया स्टूडेंट? अपने पास ये इंडक्शन मेथड हुआ कंप्लीट। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब एक आवेशित वस्तु के समीप निरावेश वस्तु को लाया जाता है तो इनमें प्रेरण के कारण धनावेश और ऋणावेश के गुण आ जाते हैं, और फिर इस अनावेशित वस्तु को, कौन सी वस्तु को, इस अनावेशित वस्तु को भू संपर्कित करने पर इसका पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर चला जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है दूसरी वस्तु पे चला जाएगा। मतलब ये अपनी प्रेरण विधि कंप्लीट। इसी के साथ अपन के पास एक एक्सपेरिमेंट आता है। अपना एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे विद्युतदर्शी। मैंने समय का अभाव देखते हुए ये डायग्राम पहले बना लिया है, इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी को पढ़ने के लिए अपने पास पहले इसका डायग्राम पढ़ेंगे, फिर इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। ये अपना एक एक्सपेरिमेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी संरचना ये बना दी अपन ने। पहली बात होगी संरचना। दूसरा अपने पास एक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, सिद्धांत। सिद्धांत कौन से पे करेगा काम है, आवेश की उत्पन्न करने की संपर्क विधि के सिद्धांत पर विद्युतदर्शी कार्य करता है। आवेश के उत्पन्न करने की संपर्क विधि मतलब कंडक्शन मेथड के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपर्क या चालन विधि। कंडक्शन मेथड। सिद्धांत के बारे में अपन को मालूम चल गया कि कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, संपर्क या चालन विधि कंडक्शन मेथड पे वर्क करता है। इसको अब डायग्राम को देखते हैं। ये अपने पास एक कांच का जार होता है, कांच का जार बोले कांच की बोतल होती है। कांच की बोतल के ये उपला सिरा है, इस पे अपन रबड़ कोर्क लगाते हैं। अपने पास रबड़ कोर्क नहीं है तो यहाँ रुई का भी काम हो सकता है, रुई भी भर सकते हैं। तो रबड़ कोर्क लगाया और ये चालक तार लगाया। ये धातु की चकती से चालक तार, ये सोने की पतली पत्तियां होती है, दो सोने की पतली पतलियां लगा दी। अब ये अपनी एक संरचना हो गई कि अपना डायग्राम कैसे बना। इसको लिखेंगे अपन को। सबसे पहले अपन ने एक कांच का जार लिया, उसमें एक धातु की चकती से चालक तार को सोने की पत्तियों से जोड़ा और एक रबड़ कोर्क लगाया। ये अपनी संरचना हुई। अब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं, कैसे वर्क करेगा ये। क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसकी क्रियाविधि पढ़ने के लिए अपन को ये पढ़ना पड़ेगा, जब यहाँ एक धातु की चकती को ये
संपर्क कराना है, अपन ने धातु चक्ति को पॉजिटिव चार्ज दिया, ये अपना पॉजिटिव चार्ज धातु की चक्ति से होता हुआ सोने की पत्तियों तक जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिख रहा है स्टूडेंट वीडियो? पॉजिटिव चार्ज आ गया। समान प्रकृति का आवेश चार्ज होने के कारण ये आपस में रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब सोने की पत्तियां दूर दूर जाएगी, दूर दूर जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मीनिंग यही है कि अगर समान प्रकृति का चार्ज है तो पत्तियां दूर दूर जाएगी, इसका मतलब आवेशित होगा, यह है चार्ज आवेशित। इस सिद्धांत विद्युतदर्शी का मतलब है कि किसी भी सिस्टम का, मतलब कोई भी सिस्टम है वो आवेशित है या निरावेशित, यही चेक करने के लिए विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। तो अपन ने देखा कि धातु की चक्ति से एक चालक तार लगा होता है, चालक तार के निचले सिरे में दो सोने की पत्तियां लगी होती है और यहाँ एक रोड लगा होता है जो चार्ज दिया होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के संपर्क कराएंगे, मतलब अपन चालन विधि का यूज करेंगे विद्युतदर्शी। ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? चालन विधि पे। तो इसको संपर्क करा, ये पॉजिटिव तार चार्ज इधर से होता हुआ दोनों सोने की पत्तियों पे जाएगा, दोनों ये पॉजिटिव तार समान है, इस पे पत्तियां दूर दूर जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये आवेशित है। तो इलेक्ट्रो विद्युतदर्शी समझ आ रहा होगा कि विद्युतदर्शी का मीनिंग क्या होता है। दोबारा से एक बार देखते हैं कि किसी वस्तु को चाल आवेशित है या निरावेशित, ये चेक करने के लिए विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। विद्युतदर्शी सिद्धांत संपर्क या चालन विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्रियाविधि स्ट्रक्चर ये है, इसकी क्रियाविधि बताता हूं मैं कि धातु की चक्ति से ये अपन ने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज चालक तार से होता हुआ सोने की पत्तियों पे है, दोनों पॉजिटिव चार्ज समान है, तो इसलिए सोने की पत्तियां दूर दूर जाएगी। अगर सोने की पत्तियां दूर नहीं जाएगी, इसका मतलब ये आवेशित नहीं है, निरावेशित होगा। अगर दो सोने की पत्तियां दूर गई तो आवेशित होगा। ये अपना विद्युतदर्शी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। स्टूडेंट कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ को पढ़ने के लिए अपन को दो चार्ज की जरूरत पड़ेगी, दो चार्ज। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। दो चार्ज लिए Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। तो इसकी परिभाषा इसी डायग्राम से देंगे। कूलॉम के अपन ये कूलॉम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत यूज होगा। ये कंपटीशन क्लास होती है उसमें काफी यूज होता है, और अपने 11th और 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा पढ़ देंगे। पहले परिभाषा पढ़ने के लिए मैं आपको डायग्राम से पूरी डेफिनेशन की क्लियर कराऊंगा। किसी दो आवेशों का परिमाण, परिमाण दोनों इंटू दो आवेशों का परिणाम फोर्स के समानुपाती होता है, वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स के दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती, इक्वेशन दे दी 1, और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली वर्ग का स्क्वायर। समझ आए स्टूडेंट कि दो चार्जों का परिणाम फोर्स के समानुपाती होता है, वह उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे।
समानुपाती के साइन को चेंज करने के लिए कोस्टेंट का यूज लेंगे। कोस्टेंट अपने पास आया यहाँ के, अभी ये देखते हैं कि के क्या है, इसको पढ़ेंगे। के को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी विमा पढ़ेंगे। के एक समानुपातिक नियतांक है, सार्वत्रिक कांस्टेंट है, वेयर के एक समानुपातिक नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी ये डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं बताऊंगा, इसके निकाल के बताऊंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को देखो, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये यहां पर लिए F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की विमत, के बारे में अध्ययन करना, के को लो F R स्क्वायर Q1 Q2, ये अपनी के की आ जाएगी। के की विमा निकालेंगे। देखो स्टूडेंट, एक बार दोबारा से देखो आप, देखिए ये अपना फोर्स, ये दूरी, ये चार्ज। अपन जानते हैं फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मीटर, मीटर का स्क्वायर, और ये कूलम्ब का स्क्वायर। इसका मात्रक आ गया, मात्रक आ गया तो अपन इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब इसकी विमा निकालेंगे। विमा बहुत आसान है, हम जानते हैं कि फोर्स की विमा क्या होती है, बल की विमा m1 L1 T-2। फोर्स की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, क्या होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की L2, कूलम्ब स्क्वायर की एम्पियर के स्क्वायर की A1 T1। इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। देखो रखो, m1 L1 T-2, ये क्या आ गई अपने पास L2, A1 T1, A1 T1। सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा m1 L3 की पावर 2, ये अपने पास इसकी विमाई। सॉरी स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा। कूलम्ब फोर्स को, कूलम्ब नियम को एक बार मैं रिपीट करता हूं कि दो चार्जों के परिणाम के समानुपाती होता है फोर्स, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों इक्वेशन को लिए, फोर्स प्रोपोर्शनल, इसके आ गया, ये इस समानुपाती ने साइन को चेंज किया तो एक कांस्टेंट ले लिया, ये इसका फोर्स का इक्वेशन हो गया। इसको समानुपातिक नियतांक बोल दिया अपन ने। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी मात्रक अपन ने कैलकुलेट लिया, लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका मात्रक लिख दिया। मात्रक लिखते ही इसकी डायमेंशन अपन ने निकाल ली। डायमेंशन ऐसे होता है, बिल्कुल 11th क्लास की तरह समझाया। कैसा होता है ये, बिल्कुल देखो कि ये ऐसे होता है, ये सर, तो इसको यहां रखा, रखने के बाद बस गुणा भाग किया, सोल्व किया, ये अपना आंसर।
ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद अपन अपने 3 लेक्चर हो गए और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।